So this is part 2. So we'll start with a new topic which is the shear modulus. आज हम लोग shear modulus से पढ़ेंगे. तो so the ratio of shearing stress corresponding to the shearing strain is called the shear modulus of the material. ये भी सेम बाकी सब की तरह ही है. इसमें क्या है, जो shearing stress है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा. तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बराबर नहीं, अपॉन बाय शेयरिंग स्ट्रेन. इसी को हम लोग शेयर मॉड्यूलस बोलेंगे और इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं. तो जो शेयरिंग स्ट्रेस है उसको हमने कैसे डिनोट किया है, सिग्मा एस से बाय शेयरिंग स्ट्रेन. अब अगर हम इसको और खोलेंगे तो हम क्या देखते हैं, फोर्स बाय एरिया फिर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय एल जो शेयरिंग स्ट्रेन होता है. ठीक है. और सिमिलरली इक्वेशन 9.4 हमें देखनी पड़ेगी. उससे जो जी है, जी इक्वल्स टू एफ बाय ए थीटा हो जाएगा. ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो हमारा g इंटू थीटा के बराबर हो जाएगा. और जो एसआई यूनिट होती है शेयरिंग मॉड्यूलस की, वो हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है. और हम इसको क्या लिख सकते हैं, पास्कल. उसके अलावा क्या दे रखा है कि जो शेयर मॉड्यूलस है वो बहुत सारे जो कॉमन मटेरियल्स होते हैं उसके लिए दे रखा है शेयरिंग मॉड्यूलस. और हम देख सकते हैं जो शेयर मॉड्यूलस है, जिसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा जो यंग मॉड्यूलस है, यानी जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ये उससे कम होता है. यानी जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो यंग मॉड्यूलस से कम होता है. और बहुत सारे मटेरियल्स के लिए जो जी होता है वो किसके बराबर हो जाता है, यंग मॉड्यूलस बाय 3 के बराबर हो जाता है. फिर ये कुछ हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं एल्युमिनियम का हमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है, ब्रास का, कॉपर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और ये जो इक्वेशंस है एनसीईआरटी की, ये हम लोग दूसरे वीडियो में सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा बल्क मॉड्यूलस. एक तो हमने क्या, शेयरिंग मॉड्यूलस, जिसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से भी जानते हैं. और अब हम देखेंगे बल्क मॉड्यूलस. वी हैव सीन दैट हमने देखा है जब एक बॉडी फ्लूइड के अंदर जाती है तो उसके अंदर कौन सा प्रेशर लगता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगता है, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है हाइड्रोलिक प्रेशर के. क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जो सॉलिड है, सॉलिड के हम लोग स्ट्रेस इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड के हल लिए हम लोग प्रेशर इस्तेमाल करते हैं. तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगह किया जाता है. क्योंकि प्रेशर, स्ट्रेस हम लोग सोचते हैं नॉर्मल लाइफ में, अगर एक नॉर्मल इंसान है तो वो स्ट्रेस और प्रेशर को एक जैसा समझेगा, लेकिन एक साइंटिफिक भाषा में जो स्ट्रेस है और जो प्रेशर है वो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जगह पे इस्तेमाल की जाती है. इससे क्या होता है, इससे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है बॉडी का. हमें पता है कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पे अगर जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमारा वॉल्यूम है वो बॉडी का घट जाएगा, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, जिससे स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं. और जो रेशियो है हाइड्रोलिक स्ट्रेस का करेस्पॉन्डिंग टू द हाइड्रोलिक स्ट्रेन, इसी को हम लोग बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिंबल B से डिनोट करते हैं. और इसको हम लोग कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, B इक्वल्स टू माइनस, इसको हम लोग कैसे क्या लिखते हैं, माइनस P बाय डेल्टा V बाय V. तो जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं तो घटेगा.
तो वॉल्यूम अगर घटेगा तो हम उसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर बढ़ रहा है तो हम पॉजिटिव लेते हैं और जब घट रहा होता है कोई चीज़ तो हम नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। अगर P हमारा पॉजिटिव है तो डेल्टा V क्या है हमारा, नेगेटिव। इस वजह से जो सिस्टम का इक्विलिब्रियम रहता है, जो बल्क मॉड्यूलस रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। जो ऐसा यूनिट है बल्क मॉड्यूलस की, वो सेम होती है किसके, प्रेशर के, जो है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। जो बल्क मॉड्यूलस है ये बहुत सारे मटेरियल्स के लिए कॉमन होता है। कुछ कॉमन मटेरियल्स के बल्क मॉड्यूलस के बारे में दे रखा है। और जो रेसिप्रोकल है बल्क मॉड्यूलस का, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। और इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। मतलब फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, बहुत कम इंक्रीज, मतलब फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है वॉल्यूम में पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हमें पता है अगर ये रेसिप्रोकल है तो 1/b हो जाएगा, K क्या हो जाएगा, 1/b के बराबर हो जाएगा। और B हमें क्या दे रखा, B हम क्या लेते हैं, P बाय डेल्टा V/b। तो अगर हम B को सॉल्व करें तो हमारे ये इक्वेशन देखने को मिलती है। और हम इसको गिवन जो हमें टेबल में डाटा दे रखा है उससे भी देख सकते हैं कि जो बल्क मॉड्यूलस है सॉलिड के लिए ये बहुत ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स। और क्या दे रखा है, विच आर अगेन मच लार्जर। और फिर से एक बल्क मॉड्यूलस फॉर सॉलिड्स आर मच लार्जर। हमें पता है कि जो सॉलिड्स का जो बल्क मॉड्यूलस है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड्स। और फिर से जो हमारे विच अगेन मच लार्जर, और किससे ज़्यादा है, गैसेस से या एयर से जो बल्क मॉड्यूलस है वो बहुत ज़्यादा है। और ये कुछ हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये हमें दे रखा है क्या है, ये हमारे सॉलिड्स है, कॉपर, ग्लास, ये सब क्या है हमारे सॉलिड्स है, इनका बल्क मॉड्यूलस क्या है, ज़्यादा है। और ये हमें कुछ लिक्विड्स दे रखे हैं, वाटर, इथेनॉल, कार्बन डाइसल्फाइड, ग्लिसरीन, ये सब क्या है, ये सब हमारे कुछ लिक्विड्स है जिनका जो बल्क मॉड्यूलस है बहुत कम है। और गैसेस का दे रखा है 1 × 10⁻⁴ STP में, तो ये क्या है, ये और कम है। और ये हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें बहुत सारे इलास्टिक मॉड्यूलाई दे रखे हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर वाला दे रखा है, शियरिंग दे रखा है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए दे रखा है। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है चैप्टर में, बस इतना पेज रह गया है। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ग्रीन कलर। ओके, जो सॉलिड्स है वो लीस्ट कंप्रेसिबल है। हमें पता है कि सबसे देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ देखने मिलता है, हमारा सॉलिड्स में देखने मिलता है। हमें ये भी पता है कि जो सॉलिड्स है वो हमारे लीस्ट कंप्रेसिबल है। और वहीं पे जो गैसेस है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। जो हमारे और गैसेस बहुत कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस मिलियंस टाइम ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स, क्योंकि गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं। और इनका जो प्रेशर होता है और टेम्परेचर से, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि इनके पास कितना कंप्रेस होगा, गैस कितने कंप्रेस होंगे। जो इनकम्प्रेसिबिलिटी है सॉलिड्स की वो प्राइमरली किस वजह से है, क्योंकि जो नेबरिंग एटम्स है वो बहुत टाइटली जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बहुत कस के जुड़े हुए हैं। जो वही बोला ना, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा हमें सॉलिड्स में देखने मिलता है कि बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो इस वजह से ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। नॉन कंप्रेसिबल तो नहीं, लेकिन इन जो कंप्रेसिबिलिटी की जो क्षमता है इनके अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स में, इनका जो बॉन्ड होता है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, बट
अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें गैसेस में, तो ये बहुत पुअरली अटैच होते हैं एक दूसरे से, मतलब फ्रीली होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, इस वजह से हम इजीली इनको कंप्रेस कर सकते हैं। अब पॉइजन्स रेशियो, जो स्ट्रेन है वो परपेंडिकुलर है अप्लाइड फोर्स के, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। जो साइमन पॉइजन था उसने पॉइंट आउट विद इन द इलास्टिक लिमिट कि जो लेटरल स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। जो रेशियो है लेटरल स्ट्रेन का किससे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से, वो एक स्ट्रेच वायर में, उसी को हम लोग पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। अगर जो ओरिजिनल डायमीटर है वायर का d और जो कॉन्ट्रैक्शन है, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायमीटर का अंडर स्ट्रेस, उसको हमने लिया है डेल्टा d, ठीक है। और हमने फिर लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय द ओरिजिनल लेंथ, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा d बाई डी। तो जो ओरिजिनल लेंथ है वायर की उसको हमने कैपिटल L लिया, और जो इलोंगेशन हुआ अंडर द स्ट्रेस उसको हमने डेल्टा L लिया। अब जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा L बाय L। अब पॉइजन रेशियो क्या बोलता है कि क्या है, लेटरल स्ट्रेन इज व्हाट, लेटरल स्ट्रेन अपॉन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा D बाई डी बाय डेल्टा L बाय L, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा D बाय डेल्टा L और बाय L बाय D। जो पॉइजन्स रेशियो है वो दो स्ट्रेन का रेशियो है, और एक ये प्योर नंबर है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होती, एज वी नो दैट इट इज मेड अप ऑफ टू strain, so strain is unitless and dimensionless, so it has no units and no dimensions। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील की वैल्यू किसके बीच में है, 0.28 से 0.30 के बीच में होती है। अगर हम एल्युमिनियम अलॉय की बात करें तो ये क्या है, 0.33 से ऊपर दे रखा होगा, 0.33 होती है यार, एनसीईआरटी ने आज खा गई है क्या। ओके, फिर 8.5 की बात करें। अब नेक्स्ट कलर चूज करते हैं, ये नहीं, नो इट्स कौन सा कलर, ब्लू कलर या नो, ब्लू कलर ना, या ग्रीन कलर, या। So elastic potential energy in a stretch wire, it is also an important topic. So अब हम शुरू करते हैं। When a wire, जब एक वायर को टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर रखा जाता है तो जो वर्क डन हो रहा है किसके अगेंस्ट हो रहा है, जो वर्क डन है वो इंटर एटॉमिक फोर्सेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में अगेंस्ट में किया जा रहा है। तो ये जो वर्क है ये स्टोर की गई है वायर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब एक वायर ओरिजिनल लेंथ L और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A से डिफॉर्म हो जाती है, किसकी वजह से, जब डिफॉर्म फोर्स पड़ता है F अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, पूरी वायर के लेंथ पर, मतलब जो लेंथ है वायर के ऊपर, पूरे सबके ऊपर, तो जो लेंथ होती है वायर की वो इलोंगेट हो जाती है L से। तो इक्वेशन क्या बन जाती है, F इक्वल्स टू मॉड्यूलस यंग मॉड्यूलस A इंटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ के बराबर। तो यहाँ पे y क्या है, ये हमारा यंग मॉड्यूलस है किसका, मटेरियल का, मटेरियल ऑफ द वायर का। और अब जब फर्दर इलोंगेशन हो रही है स्मॉल लेंथ dl से, तो जो वर्क डन होगा उसको हम बोलेंगे dw
और इसमें F इक्वल्स टू DL हो जाएगा या YA बाय DL बाय L के बराबर हो जाएगा। इस वजह से जो अमाउंट होगा वर्क डन W, इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ, मतलब जो लेंथ है उसमें इंक्रीज आ जाएगा। L से क्या हो जाएगा, L+1, और जो लेंथ है वो कितने से बढ़ रही है, पहले 0 थी फिर 1 हो गई, 0 से 1 तक बढ़ रही है। तो जब छोटा सा चेंज हो रहा है जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये जो वर्क है ये स्टोर्ड होता है वायर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इस वजह से जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखते हैं, U, वॉल्यूम है U, और हाफ सिग्मा क्या है, स्ट्रेस, और सिग्मा E स्ट्रेन। ओके, अब क्या है एप्लीकेशन। अब ये जो इलास्टिक बिहेवियर है मटेरियल का, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दे रखा है जो इलास्टिक बिहेवियर है मटेरियल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एवरीडे लाइफ में। जितने भी इंजीनियर्स डिजाइनिंग है इसमें हमें प्रिसाइज नॉलेज होनी चाहिए एक इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल की। जैसे कि हम अगर बात करें डिजाइनिंग अ बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है कॉलम्स का या बीम्स का जो सपोर्ट कर, तो इसके लिए क्या चाहिए, सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए कि हमें नॉलेज हो कि आखिर कौन सा मटेरियल के पास उतनी कौन सा जो मटेरियल है उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। यू एवर थॉट, आपने कभी सोचा होगा कि जब बीम यूज़र, आपने सोचा होगा कि बीम का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। क्यों जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमेशा आई शेप का होता है। क्यों जो हीप है सैंड की या जो हिल है वो हमेशा पिरामिडल शेप की रहती है। अब इन सब का आंसर देने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। जो क्रेन्स है उसको लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम लोग हैवी लोड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक या थिक मेटल्स की रोप से जोड़ा जाता है और उस लोड को या जो मटेरियल है उसको अटैच किया जाता है। जो रोप है वो खींचता है बाय यूजिंग अ पुली एंड अ मोटर। अगर सपोज करो कि अगर हमें एक क्रेन बनाना हो जिसको लिफ्ट करना, जिसके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो 10 टन्स का या मेट्रिक टन्स का क्या करे। अब देखो मैट्रिक टन्स क्यों बोला, एक मैट्रिक टन कितना 1000 kg के बराबर होता है। तो हमें ऐसा क्रेन बनाना है जिसके अंदर कैपेसिटी हो 10 टन्स का सामान उठाने की, और कितना थिक होना चाहिए वो स्टील का रोप या रस्सी। हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि जो लोड है वो बिल्कुल भी डिफॉर्म ना करे रोप को परमानेंटली। इस वजह से जो एक्सटेंशन होता है उसकी जो इलास्टिक लिमिट है उसको बढ़ाई नहीं जाती है। मतलब हमने पढ़ा है कि स्टील की जो इलास्टिक लिमिट है वो क्या है, 2 × 10⁻11। तो हम ढूंढते हैं कि जो माइल्ड स्टील है उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है या जो उसका स्ट्रेस है वो कितना है, 300 × 10⁻6 Nm/m²। इस वजह से जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है रोप का वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 3.3 × 10⁻⁻4 m², with corresponding to the radius 1 cm फॉर अ रोप। मतलब एक रस्सी के लिए जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, 1 cm उसका रेडियस हो।
जनरली एक लार्ज मार्जिन लिया जाता है सेफ्टी के लिए, ठीक है। और एक थिक रोप होती है जिसका रेडियस कितना रहता है, 3 सेंटीमीटर रिकमेंड करते हैं। एक सिंगल वायर ऑफ रेडियस प्रैक्टिकली रिजिड रॉड की बनी होती है। सो जो रोप है वो हमेशा बहुत थिक वायर से बनी होती है और एक साथ जुड़ी होती है, जैसे कि एक पिग टेल, यानी जो हमारी पूंछ होती है, हमारे ही नहीं मतलब जो पिग की पूंछ होती है वो कैसे होती है ना कि बहुत पतले पतले उस बाल होते हैं, लेकिन उसकी जगह आप क्या समझ रहे हो, एक वायर समझ लो जो जुड़ी हुई है और एक मोटी सी एक वो बना रही है, एक रस्सी बना रही है, रोप बना रही है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत आसानी हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड हो जाए और स्ट्रेंथ भी मिल जाए। एक ब्रिज को डिज़ाइन किया जाता है कि वो क्या कर सके, वो जो खड़ी हुई फ्लोइंग ट्रैफिक है उसको बाहर झेल सके। तो जो फोर्स होता है विंड का या जो उसका खुद का वेट है उससे वो ना गिरे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें क्या करना है, बिल्डिंग का डिज़ाइन करना है, तो हम लोग बीम का इस्तेमाल करते हैं, ये कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। दोनों ही केसेस में जो आने वाली समस्या है उसमें क्या होता है, अगर जो बीम है वो बेंड हो गई किसके लोड में, अगर कोई भी अगर भारी लोड आ जाता है, आने वाले लोड में अगर वो बेंड हो जाती है, तो जो बीम है या तो वो मुड़े ना, इतना ज़्यादा मुड़े नहीं या टूट ना जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं जो सेंटर पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, एक पार्ट से जोड़ देते हैं और दूसरी तरफ से खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। एक बार की लेंथ है L, उसकी ब्रेथ है B और डेप्थ है D। जब सेंटर पे लोड डाला जाता है W से, तो जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा हमारा, कि क्या है, सो डेल्टा इक्वल्स टू WL क्यूब बाय 4BD क्यूब 5, y यहाँ पे यंग मॉड्यूलस है। सो ये जो रिलेशन है इसको हम डिराइव कर सकते हैं, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और कुछ लिटिल कैलकुलेशन करके, छोटी मोटी कैलकुलेशन करके। फ्रॉम इक्वेशन 8.16 से हम देखते हैं कि ये क्या कर देता है, मतलब जो बेंडिंग है वो रिड्यूस कर देता है फॉर अ गिवन लोड। वन शुड यूज, हमें कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए जिसका लार्ज यंग मॉड्यूलस हो, जिसका जितना लार्ज यंग मॉड्यूलस होगा उसके पास उतनी इलास्टिक लिमिट रहेगी और उसके ऊपर उतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। एक गिवन मटेरियल के लिए अगर हम डेप्थ को बढ़ा देते हैं रेदर देन द ब्रेथ, तो वो ज़्यादा इफेक्टली क्या करेगा, बेंडिंग को रिड्यूस करेगा। सिंस जो हमारा डेल्टा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, D क्यूब के, और सिर्फ जो B-1 है, ऑफ कोर्स जो लेंथ है हमारी L वो स्पेंड हो जाएगी, स्पैन शुड बी, वो हम लेंथ क्या चाहेंगे, जितना छोटा हो उतना छोटा होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग डेप्थ बढ़ाएंगे, अनलेस जो लोड होगा वो एग्जैक्टली अपने राइट प्लेस पे आ जाएगा और ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि ब्रिज को अरेंज करना एक मूविंग ट्रैफिक के साथ। तो जो डीप बार होता है वो बेंड हो जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जिसका नाम है क्रॉस सेक्शनल शेप, जैसे कि हमने 8.7 में देखा। तो ये जो सेक्शन है ये प्रोवाइड करता है लार्ज लोड बियरिंग सरफेस को और इसमें इनफ डेप्थ रहती है जिससे ये क्या करवा सके, बेंडिंग को रुकवा सके। और ये जो शेप अगर शेप रिड्यूस हो जाती है तो जो वेट है बीम का बिना किसी सेक्रीफाइस के जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है और इसका जो कॉस्ट है वो भी हमारा कम पड़ता है।
जो यूज़ है पिलर्स का या कॉलम्स का, ये बहुत कॉमन होता है बिल्डिंग या ब्रिजेस में। जो पिलर्स हैं जिनके पास राउंडेड एंड्स है, जैसा कि हमने फिगर 8.9 में देखेंगे कि वो क्या सपोर्ट करते हैं। ये लेस लोड सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास जो शेप रहता है उसमें जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एंड्स पे। और जो प्रिसाइज डिज़ाइन होता है ब्रिजेस या बिल्डिंग्स का, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये किसी भी कंडीशंस में ऐसा बनाते हैं कि वो किसी भी कंडीशन में फंक्शन कर सके, और जो कॉस्ट है वो भी कम लगे, और ये लॉन्ग पीरियड तक सरवाइव कर पाए। और हम ये भी देखते हैं कि उसका इस्तेमाल मतलब कौन सा मटेरियल उसके ऊपर इस्तेमाल किया गया है बनाने के लिए। बस फिनिश होने वाला है। जो आंसर है इस क्वेश्चन का, व्हाई इज द मैक्सिमम हाइट, ओके ये ऊपर वाला, 1 मिनट कहाँ गया। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस है रॉक का अंडर, जिसमें वो फ्लो कर सकते हैं, या जो स्ट्रेस है जिसकी वजह से जिस सारे मटेरियल्स जो है वो टॉप जो होता है वो कम होता है, देन द क्रिटिकल शेयरिंग स्ट्रेस जहाँ पे जो रॉक्स है वो फ्लो करते हैं। बॉटम होता है, बॉटम यानी जो नीचे वाला है, माउंटेन का पार्ट, उसकी हाइट h ले रहे हैं, और जो फोर्स पर यूनिट है ड्यू टू द वेट माउंटेन की वजह से, उसको हमने क्या लिया है, HPG। P क्या है यहाँ पे, ये हमारा है व्हाट इट इज डेंसिटी, एंड G ये ना ये हमारा डेंसिटी है मटेरियल का, और G हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जो मटेरियल है बॉटम का वो एक्सपीरियंस करता है वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को, और जो सारे साइड्स होते हैं माउंटेन्स के वो फ्री होते हैं। इस वजह से ये इस केस में जो प्रेशर होता है, ये बल्क कंप्रेशन है, ये नहीं लगता है। तो जो शेयर कंपोनेंट है अप्रॉक्सीमेटली वो हमारा होता है क्या, H rho G itself। अब जो इलास्टिक लिमिट है एक टिपिकल रॉक की, वो हमारी क्या हो जाएगी, 30 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब हम इसको इक्वेट करेंगे H rho G से, तो हमें रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻³ kg मीटर पर मीटर क्यूब। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो H हमारा 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसमें पूछा गया है किसकी हाइट विच इज़ मोर देन द हाइट, किसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा है। तो जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कि क्यों जो मैक्सिमम हाइट है माउंटेन की अर्थ पे वो 10 किलोमीटर है, और क्यों कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय कंसीडरिंग, और ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं किससे, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रॉक को कंसीडर करके भी। अगर जो माउंटेन का बेस होता है वो यूनिफॉर्म कंप्रेशन में नहीं होता है, तो ये कुछ फिनिश चैप्टर, ओके डन। दिस इज द last part of the chapter. This is really very small chapter, so please like and subscribe to this channel.